कोई फ्रेंड्स होंगे वो अच्छे अच्छे बैग्स ला रहे होंगे, कोई फ्रेंड्स होंगे वो बहुत बात करते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं वो चुप रहते हैं, कोई अपना टिफिन नहीं खाता, कोई मतलब किसी से टीचर बहुत अच्छे से बात करती है, किसी से टीचर्स डांट के बात करती हैं। तो वो इतना सारा एक्सपोजर, देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन इन देयर माइंड कि उनको पता नहीं होता कि वो कैसे उस इन्फॉर्मेशन से डील करें। जब आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है, यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड, आपका दिन कैसा गया, स्कूल में ऐसा क्या हुआ, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखो। बच्चे इरिटेट होंगे, परेशान होंगे कि क्या मम्मी रोज ये चीज पूछती रहती है, बट यू कीप आस्किंग देम। एज ए पेरेंट्स बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कई बार होता है ना, मैं छूट कितनी दूं। उसमें कोई फार्मूला तो है नहीं है कि मुझे छूट कितनी देनी है। उसमें तो ऐसा है नहीं है कि मैं थोड़ी सी ज्यादा छूट दी तो मुझे लगता है कि यार वो बच्चा हाथ से ना निकल जाए, और अगर ज्यादा टाइट रखा तब भी ऐसा लगता है कि बच्चा हाथ से ना निकल जाए। तो उसको बैलेंस कैसे बनाना है? और जब आफ्टर 17 to 18 ईयर्स जब वो अडल्ट हो जाते हैं, तो फिर तो सी द वर्ल्ड इज डिफरेंट। एंड इतना एक्सपोजर लाइफ का ना, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स भी ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, उनको भी लगता है लेट देम लिव देयर लाइफ। बट हमेशा कम्युनिकेशन इज द की। ऑलवेज हैव एन ओपन कम्युनिकेशन, ताकि आपका बच्चा आपको आके बताए। अगर आप शुरू से मॉडल करोगे ना डिजायर्ड बिहेवियर्स अपने बच्चे में, तो वो बड़े होकर भी बच्चे को पता रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे बिहेव करना है, मैंने ऐसे बिहेव करना है। तो इन तीन चीजों में आई थिंक कि पेरेंटिंग ऐसे ही होनी चाहिए। तो जब नोबेल प्राइज उसे मिला तो उसने डेडिकेट किया, अपनी मदर को डेडिकेट किया। तो जब नोबेल प्राइज डेडिकेट किया तो उसने कहा कि ये मुझे साइंटिस्ट बनाने वाली मेरी माँ ही है। तो वो उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि ऐसा क्या किया आपकी माँ ने कि जो मतलब कि इतना आप कह रहे हैं कि मुझे साइंटिस्ट बना दिया। उन्होंने कहा मेरी माँ सिर्फ ना हर रोज जब भी मैं स्कूल से आता था तो उसने मुझसे ये पूछती थी कि आज आपने कौन से प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछा स्कूल में। तो क्या प्रश्न पूछा, वो प्रश्न पूछने की जो आदत जो मेरी माँ ने मेरे में डाली, तो वो आदत ऐसे डाली कि प्रश्न पूछने में मेरा दिमाग क्रिएटिव 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 इतना क्रिएटिव हो गया दैट आई बिकेम साइंटिस्ट। मेरा एक छोटा सा एक एक्रोनिम है जिसको मैं हमेशा हर किसी को बताती हूँ, एंड दैट इज रिफ्लेक्ट। सर जैसे अभी आपने बोला पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। मैं यही बोलती हूँ हर पेरेंट को। एंड अब आप अपने बच्चों के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। सी जब आप बिजी हो, अ, तो आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है। सी आपके बच्चे अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं, यू आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, यू हैव बॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई आपकी ही बनती है। तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम सुशील ग्रोवर है। मैं एक लीडरशिप कोच, मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूं। और आज वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के एक रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि हैं जो पेशे से एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और उन्होंने एफएमएस दिल्ली से एमबीए किया है, और साथ में एक पेरेंटिंग कोच भी हैं। डॉक्टर अपर्णा श्रीवास्तव, स्वागत है डॉक्टर अपर्णा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे एक बहुत नोन, आप लोगों के फ्रेंड, आप लोगों के होस्ट, आप लोगों के दोस्त मिस्टर सुशील ग्रोवर जी ने बुलाया है। ही इज टीचिंग मैनेजमेंट थ्रू मीनिंगफुल हिंदी मूवीज, विच इज सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि शायद सपने में भी कोई सोच नहीं सकता कि कोई आपको ऐसे भी सिखा सकता है। आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है, और पेरेंटिंग एक चैलेंज बन गया है। इसलिए पेरेंटिंग के विभिन्न पहलुओं को समझना बहुत जरूरी हो गया है। आपकी क्या राय है डॉक्टर अपर्णा? बिल्कुल सर, आजकल पेरेंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। एंड आई मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है। मतलब मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो सब ये बोलते हैं हमें क्या जरूरत है, हम भी तो बड़े हो गए। इट्स नॉट द क्वेश्चन कि आप बड़े हो गए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे हमेशा लगता है कि और क्या बेहतर हो सकता है। हम हर चीज को हमेशा बेहतर बनाने की सोचते हैं, तो हमारी ब्रिंगिंग अप में ऐसा क्या बेहतर हो सकता था, और हम अपने बच्चों को क्या वो बेहतरीन आइडियाज, क्या वो बेहतरीन तरीके से बड़ा कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमारे को नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है। एंड प्लस सर आजकल
जो फैमिली डायनामिक्स है वो बहुत अलग हो गई हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, अब फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं। एंड आजकल सिंगल पेरेंटिंग भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखो तो आपको मिलेगी। तो यू नो दैट सपोर्ट सिस्टम इज मिसिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंटिंग आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस बच्चों को इतना ज्यादा एक्सपोजर है सर, हर चीज से आजकल। दे आर मेच्योरिंग बिफोर एज। तो मुझे लगता है कि एक गाइडेंस, मतलब पेरेंटिंग आपके पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन नहीं करता, वो बस आपको एक गाइडेंस देता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, थोड़े बहुत चेंजेस कर लो, एंड इट दे जस्ट वर्क लाइक मैजिक। ऐसा मुझे लगता है सर। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, बट आप क्योंकि काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, यू बीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और अब आप लीडरशिप कोच हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, आपको क्या लगता है आजकल, मतलब व्हाट आर योर इनसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन इफेक्टिव पेरेंटिंग? डॉक्टर अपर्णा, एक्चुअली अगर देखूं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दूं तो पेरेंटिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो पेरेंटिंग के लिए अगर कोई, क्योंकि हर एक आदमी, चाहे वो रिच हो पुअर हो, चाहे वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, हर एक पेरेंट अपने हिसाब से वो अच्छी पेरेंटिंग ही करता है। और पेरेंटिंग जो है इतना डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, कि अगर सपोज कई बार क्या है कि कोई ये समझता है कि मेरे बच्चे अच्छे लायक बन गए तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे हिसाब से ये गलत सोच है। और अगर सपोज वो बिगड़ गए हैं तो पेरेंट्स की वजह से बिगड़ गए हैं, तो ये भी गलत सोच है। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं। नंबर वन उसमें ये आ जाता है कि कई बार, पहला तो ये वाला है कि सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्या है वो फैमिली में। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टार्टिंग में कि आजकल जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बिग फैमिली है, जहां दादा दादी नाना नानी है, और जहां बिल्कुल ही अकेले न्यूक्लियर फैमिली है जहां पे ओनली जो है पेरेंटिंग के लिए ओनली गूगल बाबा इज द आंसर, कि जो भी चीज है तो मदर्स पे या फादर्स को ये देखना पड़ता है कि गूगल में कि हाउ टू डील विद द किड्स। तो उस हिसाब से अगर आज के सिनेरियो में देखें तो पेरेंटिंग इज ए वेरी टफ। फिर एक और फैक्टर जो आ जाता है वो पर्सनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स। पर्सनैलिटी ऑफ पेरेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर वो फन लविंग है तो दे वांट देयर किड्स टू बी फन लविंग। अगर वो बड़े सीरियस हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ सीरियसली इसी में फोकस रहे। फिर एक और बड़ा फैक्टर आता है जो आता है कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स। अगर दोनों में कंपेटिबिलिटी कितनी है वो बड़ा मैटर करता है। कि अगर सपोज मदर कह रही है कि मुझे बच्चे को ऐसे ग्रूम करना है, फादर कह रहा है कि मुझे ऐसे ग्रूम करना है, तो अगर वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो पहले तो आपस में कन्फ्लिक्ट दूर कर लें, बाकी तो हम सीखेंगे तो बाद में, सारी चीजें सीखेंगे तो बाद में। तो पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट, हाँ। लेकिन कई बार ये है कि हम और आप जैसे, आप पेरेंटिंग कोच हैं और आप जैसे कर रहे हैं, तो गाइडेंस बड़ी जरूरी है। कि कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो अगर सपोज ये वाला, अगर सपोज इस तरह से, जैसे आप एज ए पेरेंटिंग कोच और डॉक्टर भी हैं, और आप जो है अपना देखते हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं, जिसमें बहुत सारी मदर्स आती हैं, जो बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स आप जो फेस करते हैं, तो आप जो फेस करते हैं, तो फिर आप जो गाइडेंस देंगे तो वो गाइडेंस जो है बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। वो हेल्प इस तरह से करेगी कि उनको मालूम नहीं था कि गलतियां कर रहे हैं, एटलीस्ट वो गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा पेरेंटिंग के बारे में तो ये व्यू पॉइंट है। बाकी आप जो है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि जिस तरह से कि बच्चों को जो, अब बच्चों को भी तीन कैटेगरी में मैं एटलीस्ट डिवाइड करता हूँ। एक होता है अप टू 5 इयर्स, हम्म। और एक है आपका टीनेज, बिल्कुल सर। और उसके बाद टीनेज के बाद ऑनवर्ड जब वो अडल्ट लाइफ लीड करते हैं, तो इन तीन में डिवाइड करता है। तो अगर इन तीनों को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें जो है, डॉक्टर अपर्णा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम जो है ब्रीफ में थोड़ा, कि इन तीनों में हमें कैसे डील करना चाहिए उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। सर, जैसे आपने बताया आप तीन कैटेगरीज में करते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं भी तीन कैटेगरीज में ही बच्चों को करती हूँ हमेशा।
और मैंने इनको थोड़े से फनी नेम्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने दिए हुए हैं टैंट्रम टॉडलर्स, क्योंकि टॉडलर्स प्री स्कूल तक होते हैं एंड 4 to 5 years तक दे आर लाइक नर्सरी केजी, तो वो उसको मैं प्री स्कूल ही मानती हूँ। तो मैं उनको टैंट्रम टॉडलर्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दे आर जस्ट लर्निंग थिंग्स। अभी उनको कुछ नहीं पता। वो हमारे थ्रू, हम उनकी आंखें हैं थ्रू द टू द वर्ल्ड। मैं उनको जहां ले जाऊंगी मेरे बच्चे वहीं जाएंगे। मैं उनको जो दिखाना चाहूंगी वो वही देखेंगे। बट प्रॉब्लम तब आती है 2 साल के बाद, जब आप अपने बच्चों को स्कूल्स में डाल देते हैं एंड स्कूल में दे हैव अ टोटली डिफरेंट एटमोसफेयर। वहां पे कोई उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स कोई फ्रेंड्स उनके यू नो कोई फ्रेंड्स होंगे वो अच्छे अच्छे बैग्स ला रहे होंगे, कोई फ्रेंड्स होंगे वो बहुत बात करते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं वो चुप रहते हैं, कोई अपना टिफिन नहीं खाता, कोई मतलब किसी से टीचर बहुत अच्छे से बात करती है, किसी से टीचर्स डांट के बात करती हैं। तो वो इतना सारा एक्सपोजर, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड कि उनको पता नहीं होता कि वो कैसे उस इंफॉर्मेशन से डील करें। एंड तभी छोटी छोटी बातों पे दे विल थ्रो टैंट्रम्स। आपने उनको सैंडविच, मतलब सबसे कॉमन मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी डॉटर करती है, वो भी 3 साल की है। उसने सैंडविच ट्रायंगल मांगा, उसके पापा ने उसको बीच में से काट के रेक्टेंगल दे दिया, तो उसने उस पर ही टैंट्रम थ्रो कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ट्रायंगल चाहिए था, आई वॉन्ट अ ट्रायंगल। उसके बाद मैंने उसको स्क्वायर बनाया, उसको ट्रायंगल नहीं, अब ये ट्रायंगल छोटा हो गया है, मुझे बिग वाला ट्रायंगल चाहिए था, मुझे स्मॉल नहीं चाहिए था। तो ये सब चीजें इतनी कभी कभी यार पेरेंट्स के लिए ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। एंड तो मतलब छोटे बच्चे जो है ना, आप सिर्फ उनको, एक तो मैं मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप बच्चों को बहुत प्यार दो। जो टॉडलर्स होते हैं उस एज में आपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देना है। अनकंडीशनल लव हमेशा देना है, बट उस टाइम आपने बहुत ज्यादा दिखाना भी है अनकंडीशनल लव, दैट यू लव देम, यू आर विद देम। क्योंकि उनको कुछ नहीं पता वर्ल्ड के बारे में। एंड आप उनके साथ खड़े रहो। जब उनका टैंट्रम खत्म हो जाए, लेट द टैंट्रम पास, तब आप उनको चीजें बताओगे। अपनी गोदी में बिठाओ, उनको प्यार करो, उनको आराम से समझाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो। एंड आपको पता चलेगा कि टैंट्रम तो इस बात पे था ही नहीं कि सर्कल, मतलब वो स्क्वायर या रेक्टेंगल, देयर वाज समथिंग एल्स इन देयर माइंड जो उन्होंने सोच रखा था, और उन्हें मतलब उनको ये चीज मिल गई। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अस। फिर आते हैं हमारे 5 years एंड अबव के बच्चे, जो हम बोलते हैं कि आजकल, मैं तो बोलती हूँ कि टीनेजर बच्चे 6-7 years से ही शुरू हो जाते हैं। तो उनको तो मैं बोलती हूँ टेरेबल टीन्स, क्योंकि दे हैव देयर माइंड ऑफ देयर ओन। उनको लगता है हमें सब पता है, और हम वी कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। एंड जब वो चीजें नहीं होती, तो दे हैव टू डील विद द डिसअपॉइंटमेंट। एंड जब वो डिसअपॉइंटमेंट उन्हें हिट करती है, क्योंकि घर में तो भाई मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, बट व्हेन द डिसअपॉइंटमेंट हिट्स देम, इट इज, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। वो क्योंकि वो उस एज ग्रुप में है कि वो, उनको ये लगता है कि अगर हम ज्यादा रोएंगे तो मम्मी पापा समझेंगे कि वी आर वीक, our friends will think we are weak. We are not weak. We are strong enough to take on the world. तो उन बेचारों के लिए ना, मुझे लगता है कि बड़ी कंफ्यूजन स्टेट होती है। बट अगर हम क्लियर बाउंड्री सेट करें, एंड एक पैटर्न, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप एक पैटर्न बना के रखो कि जब आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है, यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड, आपका दिन कैसा गया, स्कूल में ऐसा क्या हुआ, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखो। बच्चे इरिटेट होंगे, परेशान होंगे कि क्या मम्मी रोज ये चीज पूछती रहती है, बट यू कीप आस्किंग देम। दे दे विल गेट इरिटेटेड, बट दे लाइक इट कि हमको कोई पूछ रहा है। एंड दैट्स हाउ यू सेट कम्युनिकेशन, यू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन। एंड इट इज फॉर बोथ द पेरेंट्स, मुझे हमेशा लगता है। एंड जब आफ्टर 17 to 18 years जब वो अडल्ट हो जाते हैं, तो फिर तो सी द वर्ल्ड इज डिफरेंट। एंड इतना एक्सपोजर लाइफ का ना, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स भी ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, उनको भी लगता है लेट देम लिव देयर लाइफ। बट हमेशा कम्युनिकेशन इज द की। ऑलवेज हैव एन ओपन कम्युनिकेशन, ताकि आपका बच्चा आपको आके बताए। अगर आप शुरू से मॉडल करोगे ना डिजायर्ड बिहेवियर्स अपने बच्चे में, तो वो बड़े होकर भी बच्चे को पता रहेगा कि हाँ, मैंने ऐसे बिहेव करना है, मैंने ऐसे बिहेव करना है। तो
इन 3 चीजों में आई थिंक कि पेरेंटिंग ऐसे ही होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई। राइट राइट, आपने जो टेंट्रम्स की बात की ना, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक मॉल में जो था, एक फादर था। तो उसमें जो है उसके छोटे से बच्चे जो है बहुत टेंट्रम कर रहा था। तो उस टेंट्रम करते समय इतना टेंट्रम कर रहा था कि बस उससे नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहा था कि राजेश नो, राजेश नो, राजेश नो, राजेश नो। मतलब कि बहुत जोर जोर से चल रहा था, राजेश नो। तो जो साथ में वो वाइफ थी, वो कहते भैया आप बच्चे का नाम राहुल है, आप राजेश नो, राजेश नो, राजेश नो क्यों कर रहे हो? वो बोलता बिकॉज आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी पेशेंट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। पेशेंस जो है वो बड़ी जरूरी है कि ऐसे माहौल में कि जब टेंट्रम्स हो रहा है तो उस समय पेशेंस बहुत जरूरी है। और खास तौर पे डॉक्टर अपर्णा इसमें थोड़ी रोशनी डालिए कि जब आज के माहौल में जहाँ पे बहुत हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और जब उन्हें मालूम है कि जब शाम को वो आए तो बच्चे को खाना दिया तो वो खा ले फटाफट, अदर्स के माइंड में ये चल रहा है कि भाई मुझे तो अभी कल की तैयारी करनी है, कल की तैयारी कैसे करूंगी, अगर वो नहीं होगी तो मैं टाइम ज्यादा नहीं दे सकती, अभी इसको खाना दिया तो ये तुरंत खा ले। अगर उसमें 10-15 मिनट से या आधा घंटा लगा है तो फिर वो शी गेट्स इरिटेटेड। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है मुझे कल ऑफिस जाना है, और बच्चे को तो आराम से, उसको तो कोई वो नहीं है। तो ऐसे माहौल में ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए एज ए पेरेंटिंग कोच, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। सर जैसे अभी आपने बोला पेशेंस, हम्म। बहुत पेशेंस चाहिए। मैं यही बोलती हूँ हर पेरेंट को। एंड अब आप अपने बच्चों के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। सी जब आप बिजी हो, तो आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है। सी आप, आपके बच्चे अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं। यू आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, यू हैव बॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई आपकी ही बनती है। तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको अपने बच्चों के लिए एक सेट टाइम निकालना पड़ेगा। एंड आई फील कि डिनर टाइम इज सच अ वंडरफुल टाइम टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। क्योंकि जब आप सब डिनर पे बैठे होते हो, आपने अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ साइड में रख दी, एंड अच्छा ये खा लो, बच्चा नखरे करेगा कि मैं ये नहीं खाता, अच्छा क्यों नहीं खाते, यू नो, आप यू कैन बिल्ड अ टॉक ऑन दैट, एंड वो कितना डीप जा सकती है। क्योंकि उसमें आपका बच्चा इनपुट दे रहा है, आपके हस्बैंड इनपुट दे रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हो, तो तीनों जने मिलकर इतना बढ़िया उस चीज को यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम। और जहां आपने जल्दबाजी मचाई वहां तो बच्चा आप बोलेगा ठीक है मुझे खाना ही नहीं है। एंड एज अ पेरेंट आई फील कि देख, मुझे ऐसा लगता है कि आप सुबह 1-2 घंटे जल्दी उठ जाओ अगर आपको अपने लिए टाइम चाहिए, है ना। दैट्स व्हाट आई फील। एंड बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एज मतलब एज वर्किंग मदर्स, जो हम लोग यूज करते हैं कि सब्जी हम पहले ही कटवा लेते हैं, वी हैव अ प्लान डिनर टाइम टेबल कि आज ये खाना है, आज ये खाना है। तो अगर आप, मैं वही कह रही हूँ कि अगर हर चीज हम इन प्लेस रखते हैं तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। एंड जल्दबाजी मचाना इज ऑलवेज अ वेरी बैड टैक्टिक आई फील। क्योंकि कोई भी, आप, आपको कोई बोले, आप सपोज टेबल पे बैठा, आपको कोई बोले यार जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि मुझे तो प्लेट समेटनी है, हाउ विल यू फील? आपको भी लगेगा अरे यार खिला रहा है कि एहसान कर रहा है। तो वही सेम चीज बच्चे के मन में आती है। एंड ये आज की बात नहीं है, आप देखो, आपने अपने बच्चे को, यू हैव टू मेक देम रेडी फॉर टुमारो, फॉर द फ्यूचर। कल को उसके अंदर भी आएगा यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी चीजों की कि हम क्यों ये सब चीजें करते हैं। बस जल्दी करो खत्म करो, जल्दी करो खत्म करो। सो दैट वे आई फील कि ये चीज थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती। उसके लिए पेरेंट्स को अपने आप एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, चाहे आप सुबह जल्दी उठो, चाहे आप सुबह की सब्जी रात में काट के सो। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू मैनेज बिकॉज इट इज योर चाइल्ड एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ नहीं है इसमें। एक और डॉक्टर अपर्णा, जो बेसिकली जो व्हाट आई फील, जो मेरी पर्सनल फीलिंग ये वाली है कि बच्चे जो है जैसे ही वो स्कूल से घर आता है तो इमीडिएटली क्या है कि वो 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी वो स्पेंड करता है अपना स्कूल में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो डिस्कस करना चाहता है या चाहती है। तो लड़का है लड़की जो भी बेबी है या छोटे बच्चे हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो स्कूल में हुई वो डिस्कस करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है, मतलब पर्सनली ये मानना है कि अगर सपोज उस समय स्कूल
से आते समय विद इन हाफ एन आवर अगर उनकी कोई बात जो सुन ले, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मदर हो या फादर हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो कोई भी, तो वो आधे घंटे में जितनी डिटेल्स बता देंगे तो वो सब बता देंगे आज स्कूल में क्या क्या हुआ। लेकिन वही चीज अगर सपोज फादर शाम को आके ऑफिस से आके 8-9 बजे पूछता है कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, तो चाइल्ड इज ब्लैंक, कुछ नहीं, तो वो नहीं बताएगा। और अगर सपोज इस माहौल में, अगर सपोज आज के दौर में अगर देखा जाए जहां पे वर्किंग कपल्स हैं, तो वो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो वो स्कूल की बातें, तो धीरे 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 क्या है वो कम्युनिकेशन, जैसे आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन, तो धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाता है। तो इस बिल्कुल सर। गैप को कम कैसे किया जा सकता है, या क्या सोल्यूशन आपके माइंड में आता है एज ए पेरेंटिंग कोच, कि क्या करें कि इसमें जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पूरी की पूरी तरह कंप्लीट हो। सर कम्युनिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली व्हाट वी टॉक। कुछ नॉन वर्बल टेक्निक्स होती हैं, जेस्चर्स होते हैं, आप सिंपल मतलब मैसेजेस एंड बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज जो मैं अपनी डॉटर के साथ करने लगी हूँ अब, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ और जब तक मैं आती हूँ वो मुझे सोई भी मिलती है, तो मुझे बहुत खराब लगता है कि व्हेन यू आर कमिंग और बच्चा सो रहा है आपका। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि जब भी आप आओ घर पे, अ, तो आप एक पेपर पेन में उसके लिए छोड़ के जाती हूँ, पेपर विद ड्राइंग कलर्स एंड एवरीथिंग, एंड देन शी ड्रॉज जो उसके मन में आता है। मतलब इतना छोटा बच्चा तो क्या ही ड्रॉ करेगा, वो कभी ब्लू से स्क्रिबल कर देती है, कभी रेड पेन से स्क्रिबल कर देती है, कभी येलो से स्क्रिबल कर देती है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि अच्छा, जब मैं आती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ ये क्या है। तो देन शी टेल्स मी कि मम्मा ये आज मेरे को ना रेड प्लेट मिली थी, उसमें हमको येलो फूड दिया था। तो देन आई एम लाइक कि आपको क्या फूड मिला था, क्या येलो फूड मिला था, एंड देन आई गिव हर ऑप्शंस, क्योंकि उनके स्कूल में एक मतलब शेड्यूल्ड वो है। फिर मैं उससे पूछती हूँ आपने किससे बात करी थी, और मतलब उसके फ्रेंड्स कब के नाम लाइक मेरे को रटे हुए हैं, तो मैं पूछती हूँ उससे बार बार कि आपने आज किससे बात करी, उसने आपको कुछ बोला तो नहीं। तो आपको बैठकर अपने यू हैव टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर किड्स। पहली चीज, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगी ना, आज अगर जैसे इफ आई एम वर्किंग और मैं बोलती हूँ यार मेरे बस का नहीं है कि मैं इसके फ्रेंड्स का नाम जानूं, तो वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कभी कभार बच्चों को आपको कनेक्शन देना पड़ता है। उस चीज से लिंक करोगे तो बच्चा आपको बताएगा कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था स्कूल में। एंड क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम की स्कैरसिटी है और हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बनाना है, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन बनाना सर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है कनेक्शन बनाना। एंड कनेक्शन के लिए आपको बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। आपको बच्चे के फ्रेंड्स के नाम पता होने चाहिए, आपको बच्चे के लिए सेट एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को पता हो कि हाँ अब मम्मा आएगी तो मैं मम्मा को ये दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, विद विद दोज कलर्स। जब मैं उसको वो कलर करती हूँ तो वो उस कलर से लिंक कर पाती है कि उसने स्कूल में क्या किया। क्योंकि एज ए 3 year old इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू रिमेम्बर एवरीथिंग, कि 3 घंटे में स्कूल में क्या क्या हुआ। तो वो उनसे मुझे लिंक करके मुझे बता देती है। बाकी ऐसा है कि क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरे इन लॉज को मैंने बोला हुआ है कि आप जब वो आए तो आप उनसे उससे पूछो क्या खाया, क्या किया, आज कौन सी मैम आई थी, कौन से कलर के कपड़े पहने थे मैम ने। तो इन सब चीजों से भी लिंक रहता है। और एक चीज सर जो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा बच्चों को चॉइस भी देनी पड़ेगी। you have to give them a choice. It has to be their time sometimes, मतलब हर वक्त नहीं, बट हाँ कभी कभी कि उनका जब टाइम हो। जैसे बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे इतना ओपनली आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे वो स्कूल से आए, उन्होंने बैग रखा अपना सब कुछ, आप एकदम बैठो बोलेंगे मम्मी मैं अभी स्कूल से आऊँ यार, तुम क्या पूछ रही हो। तो आपको उन अच्छा ठीक है, आप उनको एक टाइम दे दो कि अच्छा तू बता फिर मैं कब बात करेंगे हम। यू गिव देम अ चॉइस। तो अच्छा ठीक है, देन यू आस्क देम डू यू वांट टू टॉक अबाउट स्कूल, डू यू वांट टू टॉक अबाउट फ्रेंड्स, डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस। तो अगर आपने 2-3 चॉइसेस दे दी ना, तो आपका बच्चा खुद बोलेगा कि आज स्कूल के बारे में बात नहीं करेंगे मम्मा, आई जस्ट टॉक अबाउट फ्रेंड्स, आई जस्ट टॉक अबाउट मेरे आज स्कूल में मेरे क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्या नहीं हुई। तो दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद योर चाइल्ड।
तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन, मतलब ये दोनों इंटरलिंक्ड है। और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को ये उस। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज तो ये जो आपने कहा कि जैसे आपने अपनी डॉटर को बोला कि ड्रॉ करना है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि शी ड्रॉज। तो इसमें एक स्टेप और मुझे जो लगता है, एक स्टेप और हम आगे जा सकते हैं व्हेन शी ग्रोज अप, कि जो जो शी राइट्स ऑन वट एवर हैपेंड इन द स्कूल। तो एग्जैक्टली। एक ये असाइनमेंट अगर वो हो गया कि डेली योर शेड्यूल इज व्हेन एवर यू कम राइट फ्रॉम द, उसमें दो तीन फायदे होंगे। पहला फायदा ये वाला होगा कि सारी चीजें जब वो रिकॉल करेगी, अगर बच्चा रिकॉल करेगा, तो उसमें जो रिकॉल करने में तो वो उसकी मेमोरी शार्प होगी और वो रिटेन ज्यादा करेगी, नंबर वन। नंबर टू होगी कि जब पेरेंट्स जब शाम को आते हैं तो व्हेन दे गो थ्रू, तो उन्हें एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जी वट एवर व्हाट हैपन टुडे इन द स्कूल, तो वो भी उनको आइडिया मिल जाएगा। और थर्ड जो मुझे लगता है कि एक ये वाला था कि एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट दिस नोबेल प्राइज। तो जब नोबेल प्राइज उसे मिला तो उसने डेडिकेट किया, अपनी मदर को डेडिकेट किया। तो जब नोबेल प्राइज डेडिकेट किया तो उसने कहा कि ये मुझे साइंटिस्ट बनाने वाली मेरी माँ ही है। तो वो उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि ऐसा क्या किया आपकी माँ ने कि जो मतलब कि इतना आप कह रहे हैं कि मुझे साइंटिस्ट बना दिया। उन्होंने कहा मेरी माँ सिर्फ ना हर रोज जब भी मैं स्कूल से आता था, तो उसने मुझसे ये पूछती थी कि आज आपने कौन से प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछा स्कूल में। तो क्या प्रश्न पूछा, वो प्रश्न पूछने की जो आदत जो मेरी माँ ने मेरे में डाली, तो वो आदत ऐसे डाली कि प्रश्न पूछने में मेरा दिमाग क्रिएटिव 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 इतना क्रिएटिव हो गया दैट आई बिकेम साइंटिस्ट। सो सिंपल, अगर एक हम सवाल यही पूछ ले कि जब बच्चा घर पे आता है कि व्हाट गुड क्वेश्चंस डिड यू आस्क इन द स्कूल, तो उसी में जो है बहुत सारे आपको इनपुट्स मिल जाएंगी, तो वो भी बहुत ये है मायने रखता है। और खास तौर पे मैं आपसे जो है एक ये भी चीज जानना चाहूंगा कि आजकल जो है बेसिकली जो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसको अवॉइड करना। और कई बार क्या होता है कि एज ए पेरेंट्स बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कई बार होता है ना, मैं छूट कितनी दूं, उसमें कोई फार्मूला तो है नहीं है कि मुझे छूट कितनी देनी है। उसमें तो ऐसा है नहीं है कि मैं थोड़ी सी ज्यादा छूट दी तो मुझे लगता है कि यार वो बच्चा हाथ से ना निकल जाए, और अगर ज्यादा टाइट रखा तब भी ऐसा लगता है कि बच्चा हाथ से ना निकल जाए। तो उसको बैलेंस कैसे बनाना है, और पर्टिकुलरली स्क्रीन टाइम को लेके आपकी क्या ओपिनियन है? सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जो अभी हम पहले कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। एक और चीज जो मैं अपनी डॉटर के साथ अब करती हूँ कि अब उसको स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है। तो आई जस्ट पिकअप कैरेक्टर्स उसके फ्रेंड्स के नाम के, कि आज सपोज उसकी फ्रेंड का नाम है आरव। तो मैं बोलती हूँ कि आज एक देयर वाज वन गर्ल हु यूज्ड टू गो टू स्कूल, उसका फ्रेंड आरव था, दे यूज्ड टू हैव फूड टुगेदर, एंड वो उसके बैग में दे यूज्ड टू राइट टुगेदर। तो फिर वो अपने आप बोलती है, नहीं मम्मा आरव ऐसा नहीं करता, आरव खाना नहीं खाता। दैट्स अनदर वे टू एंगेज विद योर चाइल्ड। और आप देखो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिर आप एक दो फ्रेंड्स का नाम लोगे ना तो बच्चा तीन चार और चीजें उसमें ज्वाइन कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड, की स्टोरीज लो और उसमें बच्चे के फ्रेंड्स के नाम डाल दो। और जो सर आपने ये क्वेश्चन पूछा स्क्रीन टाइम का, सर स्क्रीन टाइम इट्स एन एपिडेमिक। मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ और उसमें भी आके जब पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं ना कि हम मोबाइल कैसे कम करें, तो मुझे ये लगता है कि भाई ये सेम क्वेश्चन मैं अपने आप से भी पूछती हूँ कि मैं मोबाइल कैसे कम करूँ। क्योंकि एक चीज सर हम सबको ध्यान रखनी है कि बच्चा हमें कॉपी करे, वी आर देयर रोल। अगर हम मोबाइल पे, बच्चा अगर हमें मोबाइल पे देखेगा तो वो खुद भी मोबाइल पे लगे। ये चीज इज लाइक, ये चीज लिख, मतलब मैं सब पेरेंट्स बोलती हूँ लिख लो, जब तक आप अपना मोबाइल टाइम कम नहीं करोगे बच्चा अपना मोबाइल टाइम कम नहीं करे। दूसरी चीज होती है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको मोबाइल क्या बिल्कुल बंद कराना है बच्चे का, क्योंकि विजुअलाइजेशन से बच्चा जितना सीखता है उतना आपके बोलने से नहीं सीखेगा। एंड जब
बच्चे को दिखता है ना ए फॉर एप्पल एंड ए इज मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, तो द चाइल्ड विल रिमेम्बर मोर दैन कि हम उसको बुक्स में से दिखाएं कि ये ए है ये एप्पल है। नहीं। तो ये मैं हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि डू यू थिंक दैट ऑल स्क्रीन टाइम इज बैड स्क्रीन टाइम? जो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑल स्क्रीन टाइम इज नॉट बैड स्क्रीन टाइम। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस लगाओ बच्चे के लिए कि वो उनसे कुछ सीखे, और आजकल यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, हर जगह इतने वीडियोस अवेलेबल हैं दैट योर चाइल्ड कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, बट आप उस पे एक टाइम पीरियड लगा। मतलब जैसे यूट्यूब किड्स होता है, मुझे यूट्यूब किड्स का ही पता है, तो यूट्यूब किड्स होता है, उस पे आप सेट कर सकते हो टाइम। आपने हाफ एन आवर का टाइमर सेट कर दिया, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है, विदाउट पासवर्ड वो खुलेगा नहीं। पासवर्ड आपका बच्चा, आप बताओगे नहीं अपने बच्चे को। तो स्क्रीन टाइम हम ऐसे लिमिट करते हैं कि हम एक तो गुड स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चे को, हम उसको लिमिट करते हैं, हम अपने आप को लिमिट करते हैं। थर्ड थिंग, एक घर में ना एक रूल बना लो कि एक टेक फ्री जोन है, मतलब बिफोर गोइंग टू ईट या रात में एक फैमिली टाइम जब है, तो आप सब लोग, मतलब द फादर, द मदर, एवरीबडी जस्ट कीप योर फोन्स असाइड ऑन साइलेंट, जस्ट टॉक टू योर चाइल्ड। उस टाइम आप सब आपस में बैठ के बात करो, साथ में खाना खाओ। क्योंकि क्या होता है कि आप खाना खा रहे हो, एक जना मोबाइल पर है, तो उसको, सामने वाले को लगता है यार क्या फायदा बात करने का, ये तो पूरे टाइम मोबाइल पे ही रहता है। Whatever is important, see, your family has to come first, your child has to come first. Nothing is more important than that. यस, ब्यूटीफुली आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे अगर सपोज डिनर टाइम में इकट्ठे हम करते हैं डिनर, तो डिनर इकट्ठे करते समय हम मोबाइल ना छेड़ें। तो आई रिमेम्बर कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेरी आई अगेन डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो आई थिंक टाटाज हैं या कोई और हैं। तो उसमें मतलब कि उन्होंने व्हाट दे डू, 8 बजे के बाद जब घर पे आते हैं तो एवरीबडी, 8 बजे के बाद घर पहुंचने के बाद एवरीबडी, मतलब कि मदर फादर चिल्ड्रन, एवरीबडी विल पुट देयर मोबाइल इन ए बैग, और वो बैग में ही पड़े रहेंगे। तो उसके बाद में जब है रात भर जो है वो सुबह ही खुलेंगे वो मोबाइल। तो ये मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि देखो इतनी बड़ी बात है कि अगर सपोज पहले मैं कहूँ कि आप मोबाइल साइड में रख दो, फिर वो नोटिफिकेशन आ गई, फिर कुछ आ गया, तो नहीं मेरे बिल्कुल लिए सर। अर्जेंट है, और हस्बैंड का मेरे लिए अर्जेंट है, वाइफ का मेरे लिए अर्जेंट है, बच्चे तो फिर वो देखेंगे जो पेरेंट्स को देखेंगे वही करेंगे। सर, तो उस अर्जेंसीज हिसाब तो से कभी खत्म ही नहीं होती ना लाइफ में। तो वो अगर थैले में ही डाल दिया या बैग में ही डाल दिया, तो नाउ नोबडी विल सी द मोबाइल। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। हालांकि वो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला, अभी मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो गए हैं, वो ऐसे बड़े हो गए इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक मी, तो इंडिपेंडेंट हैं। तो लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगी कि ये वाली चीज अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगी। सर और ये एक और चीज जो है डॉक्टर पढ़ना, जो बेसिकली जो व्हाट आई फील कि बहुत जो आता है कि पर्सनैलिटी ऑफ द दिस पेरेंट्स, तो वो पर्सनैलिटी का भी कोई रोल आता है मेरे हिसाब से। तो ये लगता है कि पर्सनैलिटी, जैसे मैं कहूँ कि जो मेरा मानना है कि पर्सनैलिटी अगर अगर हस्बैंड वाइफ की भी कंपेटेबिलिटी की जब बात आती है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में, जैसे कई वाइफ्स ऐसी होती हैं जिन्हें फन बहुत पसंद है, लेकिन वो हस्बैंड को ये लगता है कि इसको फन पसंद है तो शी इज नॉट सीरियस। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज उसको फन फन में ही वो काम करना पसंद है, उसे ये नहीं पसंद। और हस्बैंड को क्या है कि वो 1 2 3 4 घंटे ऐसे सीरियसली काम करेगा कि जैसे मतलब कि वो फन अगर कहीं पे हो जाए तो इसका मतलब नॉट सीरियस। तो वो हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, हालांकि बोथ आर सीरियस। ऐसा नहीं कि वाइफ इज ऑल्सो एजुकेटेड, वो भी शी इज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर है। और आईएएस ऑफिसर ऐसा तो नहीं कि बिना आपकी पढ़ाई के बंदा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, लेकिन शी लव्स फन ऑल्सो। वो गाने सुन के, गाने चलते चलते ही वो पढ़ाई करती है तो उसको अच्छा लगता है। तो वो एक को फन पसंद है, एक को जो है सीरियस है। तो ये कंपेटिबिलिटी पर्सनैलिटी, तो इसमें जो है पर्सनैलिटी का भी रोल रियल मायने में कुछ है बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। आपकी क्या ओपिनियन है? सर है। सब पर्सनालिटी का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। पर्सनालिटीज बहुत सारी तरीके की होती हैं। जैसे आप पैसिव या सबमिसिव जिसको हम बोलते हैं,
कि पेरेंट्स सबमिसिव होते हैं कि जो बच्चे ने बोला उस पे हाँ हाँ कर दो। एक अग्रेसिव पेरेंटिंग होती है जिनको लगता है नहीं भाई मैंने बोला है, पत्थर की लकीर है, तुमने ऐसे ही करना है। एक असर्टिव पेरेंटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स की भी सुनी जाती है और बच्चों की भी इक्वली सुनी जाती है। प्लस पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ए पर्सनालिटी बी, जैसे हम बोलते हैं कि पर्सनालिटी ए वाले होते हैं जिनको हर चीज बस अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, पर्सनालिटी बी होती है जो थोड़ी सी कूल और शांत रहकर होती है। तो पर्सनालिटीज का बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि बच्चा आपको देखकर ही पर्सनालिटी अपनी बनाता है। अगर आज मैं बच्चे पे गुस्सा होंगी ना तो मेरा बच्चा भी आगे सामने जाकर वो गुस्से वाला ही बनेगा। उसको हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं कि जैसे मैं अपने बच्चे, मैं बोल रही हूँ ना, बच्चा आपको कॉपी करता है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखो। तो अगर मैं आज बच्चे पे हर चीज डांट कर या चीख कर करवा रही हूँ तो बच्चा मेरे पे भी चीखेगा और डांट, मतलब वो आगे जाकर भी डांट, हर चीज उसको लगेगा यही सही तरीका है। एंड इस चीज में ना बच्चे इमोशनली बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं जब ऐसे होता है तो, क्योंकि दे ओनली नो गुस्सा। तो वो अपने इमोशंस उतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते। ये चीज होती है। जो मैं बोलती हूँ सबमिसिव पेरेंटिंग या पैसिव पेरेंटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि पेरेंट को बच्चे से इतना प्यार है कि मतलब जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं, मुझे आई एम नॉट, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रही इसमें, बट क्योंकि भाई बच्चे इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, यू हैव स्मॉल फैमिलीज, तो आपका एक ही एक बच्चा होता है, आपको लगता है कि अरे अगर उसको ऐसे हो गया तो क्या होगा, अरे उसको अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इसमें हम बच्चे की हर हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ उसको ये चाहिए, हाँ ठीक है, उसने ये करा, हाँ ठीक है। उसमें ये तो होता है कि बच्चे और पेरेंट की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चा बहुत क्रिएटिव भी हो गया क्योंकि आपने पूरी छूट दे रखी है अपने बच्चे को। बट आगे जाकर ना बच्चे को एक सर पे हमेशा कोई चाहिए जो उसको हमेशा वैलिडेट करता रहे। जैसे हम घर पे वैलिडेट, हाँ तू सही है, हाँ ये बहुत अच्छा किया। द चाइल्ड कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर लेटर ऑन। उसमें जो हम लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं सर, ये आपको ज्यादा पता होगा, वो लीडरशिप स्किल्स मेरे ख्याल से लैक करती हैं। एंड मतलब मैंने ऐसे देखा है, आई हैव सीन एग्जाम्पल्स। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा किसी से मिलता नहीं है। वो कैसे मिलेगा जब आप ये बोल दोगे कि नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, आप अपने बच्चे को एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे हो चीजें। तो हाउ विल द चाइल्ड नो कि कैसे है क्या है। एंड जो असर्टिव पेरेंटिंग होती है, असर्टिव पेरेंटिंग में ये होता है सर कि पेरेंट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, बट आप बच्चे को भी थोड़ी सी अथॉरिटी दे रहे हो टू टेक डिसीजंस। बट उस अथॉरिटी में आपने टाइमलाइन सेट कर दी कि अगर इतने टाइम में ऐसा नहीं हुआ देन थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू माई वे। तो बच्चे की भी आपने सुन ली, बच्चे ने आपकी भी सुन ली। आप उसमें हर चीज आप बच्चे को ऐसे मॉडल कर रहे हो कि बच्चे को बुरा भी नहीं लगता एंड बच्चा समझ भी जाता है चीजें कि यस शायद पेरेंट्स सही कह रहे थे, मेरा तरीका सही नहीं था। तो ऐसे में बच्चे की बॉन्डिंग भी पेरेंट्स से अच्छी होती है, आगे जाके दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ क्योंकि आप बच्चे को ऑप्शंस दे रहे हो, आप उसको चॉइस दे रहे हो। तो द चाइल्ड इज मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ आगे जाके। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि असर्टिव पेरेंटिंग इज गुड, बट असर्टिव पेरेंटिंग मैक्सिमम टाइम यूज करनी चाहिए। थोड़े बहुत आप कभी कभार पैसिव भी हो सकते हो, बट आई फील अग्रेसिव अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो उस चीज को आपको 101% चेंज तो करना है। अग्रेसिव पर्सनैलिटी से आप बच्चे का बुरा ही कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर सकते। ये चीज है। और नहीं, सर, ये तो बढ़िया। हाँ और सर हाँ हाँ। मैं इसमें आपके व्यूज जानना चाहती हूँ कि आप जैसे यू आर इनटू मूवीज एंड ऑल, एंड आई थिंक आपका बहुत इंटरेस्ट रहा होगा मूवीज में और सब। तो जो ये मूवीज का आपका है, तो आपको क्या लगता है सर कौन सी मूवीज हैं जो इंस्पायर करती हैं पेरेंटिंग टेक्निक्स को, पॉजिटिव पेरेंटिंग को। तो मतलब इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा सर, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों की। हाँ, रोल तो बहुत प्ले करता है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और बेसिकली अगर मैं ये देखूं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं थ्रू बॉलीवुड। अगर मैं सबसे पहले अगर मूवीज की बात करूं तो जैसे तारे जमीन पे अगर मूवी है, सबको अच्छी लगी बहुत। आई थिंक कि उसका टैक्स भी फ्री कर दिया कि इतनी अच्छी पिक्चर थी, तो सबने देखी, सब कुछ की। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं तो वो बड़े वैलिड पॉइंट है।
उसमें जो एक मतलब कि सीन जो मैं अगर बॉलीवुड से रिलेट करूं तो उसमें बच्चे का जो टीचर होता है, ड्राइंग का टीचर जो है, तो वो जो है, तो तब वो एक कहानी सुनाता है उसके पेरेंट्स को कि आप घर में उसको क्या दे रहे हो। वो कहते हैं कि बार बार की आप बच्चे में गलतियां निकालना, ये निकालना, तो वो फिर एक एग्जाम्पल देता है कि किसी जगह का, कि जहां पे जो है पौधे होते हैं, तो वो पौधों में जो है वो एक कम्युनिटी है या ट्राइब है, तो वहां पे पौधों को मारने के लिए वो कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने पौधों के आसपास जाके ना, वो सिर्फ पौधों को कोसते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, और थोड़े दिनों में वो जो है वो पौधा मर जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। तो वो कहते हैं जब पौधे पे अगर इतना असर डाल रहा है, तो दिन भर में जब हम एज ए पेरेंट्स कितने क्रिटिकल पेरेंट होते हैं कि हाँ जी तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तू ये नहीं करता, वैसा नहीं करता, इधर नहीं करता, तो हम कितनी सारी चीजें जो हैं बीइंग, मैं ऐसे पेरेंट्स की बात करूं, ये जनरली हम कहते हैं कि हाँ जी मैं तो तेरा भला चाहता हूं, या मैं तो तेरे भला चाहती हूँ। ये वाले वर्ड्स निकलते हैं अगर भला चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए आप तो बुरा कर रहे हैं। तो हमेशा क्या है कि उसको जो है, जब पौधे को इतना असर हो सकता है, तो एक डेलिकेट जो अभी ग्रूम हो रहा है बच्चा जो हो रहा है, उस पर कितना असर डालेगा ये। और अगर मैं ये, आई थिंक कि आप भी मुझसे एग्री करेंगी, आप इसमें और अच्छी रिसर्च डाल सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि वो 7-8 साल तक जो बच्चे का ब्रेन है वो पूरा डेवलप हो चुका होता है, वो समझ सारी चीजें सकता है, लेकिन उसकी वोकेबलरी इतनी नहीं होती कि वो आपको कम्युनिकेट कर पाए। तो अगर साथ साथ वो समझ सारी चीज रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो समझ रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको इंटरप्रेट किस ढंग से करेगा, तो वो अब उसके ऊपर है कि कैसे इंटरप्रेट करेगा। इसी में एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की एक मूवी आई थी, शक्ति मूवी आई थी। हम्म। तो वो शक्ति मूवी में जो था कि वो छोटा बच्चा जो था वो किडनैप कर लिया जाता है किडनैपर से। और दिलीप कुमार छोटा बच्चा मीन्स अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो बच्चे का, तो वो जो उसको जो है किडनैप कर लेते हैं। तो ये जो है डीसीपी होता है इसके फादर दिलीप कुमार। तो जब ये फोन पे बात सुन लेता है कि वो कहता है कि इसको ये वाला मेरा ये वाला काम कर दो, नहीं तो मैं बच्चों को मार दूंगा। तो दिलीप कुमार फोन पे ये बोलता है कि मार डालो, काट डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी डिमांड्स मानने वाला नहीं हूँ। अब ये वाली वर्डिंग जो है, लाइन जो है, वो बच्चा सुन लेता है। अब बच्चे के मन में जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वो जो है आपका जो है, मेरा फादर ही मेरे अगेंस्ट है, ये मुझे मारने के लिए बोल रहा है, ये मुझे करने के लिए दे रहा है। उसको नहीं मालूम एथिक्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, वो इतना डेवलप नहीं है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन था, उसी इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसकी पूरी लाइफ, अडल्ट लाइफ ये होती है कि मेरे फादर मेरे दुश्मन है। तो वो बड़ा ही उसी हिसाब से होता है कि मेरे फादर मेरे दुश्मन है। तो बच्चों को जो है इसमें आपने क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी डॉक्टर पढ़ना बिल्कुल ठीक कहा, कि जैसे कि बच्चे कॉपी करते हैं, तो जो बच्चे देख रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, तो ये बहुत चीज इंपैक्ट करती है। अब सवाल ये आता है, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब कन्फ्लिक्ट तो आता है। अब एज ए जो है हस्बैंड वाइफ, कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता। और फिर हमें ये भी सबको नॉलेज है कि बच्चों के सामने नहीं कन्फ्लिक्ट दूर करना। अच्छा, बच्चे के सामने नहीं करना, बाहर गैरों के सामने नहीं करना, तो कैसे करना है ये वाला कन्फ्लिक्ट दूर। तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, बाहर बुरा असर पड़ेगा। तो वो कन्फ्लिक्ट दूर किया जाए तो कैसे किया जाए, ये आप बताइए कि ऐसे समय में कैसे ये डेलिकेट मामले को कैसे सेटल किया जाए। सर इसका सबसे इजी, मैं एक एक लाइन में मैं बस इसका बोलूंगी कि अपने बच्चों के सामने एक तो लड़ो मत, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। एंड दूसरी चीज, अगर आपके बीच में लड़ाई है, प्लीज उसका असर बच्चों पे मत। उनके सामने यू हैव टू शो दैट यू आर अ हैप्पी पेरेंट, बस। दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। क्योंकि बच्चे राइट। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है, पापा मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है और उनको बहुत इफेक्ट करता है कि अरे मम्मी पापा लड़ लिए। तो ना उनके सामने लड़ो, और अगर आप लड़े हुए हो तो उन उस चीज का इफेक्ट बच्चों पे बिल्कुल मत आने दो। फॉर देम
यू आर नॉट फाइटिंग, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, अपनी लड़ाइयां आप अपने रूम में जाके सॉल्व कर सकते हो, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, एंड नेवर डू इट, नेवर डू इट सर। बच्चों के दिमाग में इतना असर पड़ता है कि जैसे आपने बोला कि 7-8 ईयर्स तक उनका दिमाग डेवलप, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह हो जाता है, बट वो चीजों को अब समझने लगता है, समझने लगता है, वो कनेक्शंस बनाने लगता है दिमाग। तो बच्चों के लिए ये बहुत सेंसिटिव चीजें हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स है, डू नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड डू नॉट टेक योर फाइट्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, बस ये चीज। ऐसे ही एक और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आप जो है एक इसका डियर जिंदगी का एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ सर। डियर जिंदगी में भी जो है वो आपकी आलिया भट्ट जो है वो कायरा जो है वो मतलब कि किस तरह से अपनी मदर या फादर से बिहेव करती है, तो उस हिसाब से वो बिहेवियर जो है, वो बिहेवियर आज जो कर रही है अडल्ट बिहेवियर, तो पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि ये वाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन अगर देखा जाए तो 25 साल पहले व्हेन शी वाज स्मॉल, तो तब उसकी मदर ने उसको छोड़ा था, छोड़ के चली गई थी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो आज तक उसके माइंड में है ताजा। तो वो जो माइंड में ताजा है वो पुरानी बातें अगर आप किसी को भी देखेंगे, तो बच्चों के माइंड में हमेशा जो है वो पुरानी, वो इंटरप्रेट गलत था या ठीक था, वो उस समय नहीं कर पाती। बिल्कुल। ऐसे ही अगर सपोज किसी बच्चे को बोला कि हाँ जी फादर ने बोला कि मैं तेरे लिए जो है आज चॉकलेट लाऊंगा, ऑफिस से आते समय चॉकलेट लाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो जब शाम को आया, तो शाम को आया तो इमीडिएटली वो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ लिए। तो अब बच्चा क्या इंटरप्रेट कर रहा है, वो ये इंटरप्रेट कर रहा है कि मेरी वजह से जो है ये लड़ लिए, क्योंकि मैंने चॉकलेट मांगी थी, इस वजह से जो है ये आपस में लड़ लिए। लेकिन इशू तो वो है ही नहीं है। तो इस तरह जो आपने शुरू में बताया कि ओपन कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो ओपन कम्युनिकेशन, लेकिन इसके लिए मुझे तो वही लगता है कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो हमारे दर्शक जो हैं आज का एक सेशन अटेंड करके दे विल बी एक्सपर्ट, या मैं तो अपने आप को आज भी एक्सपर्ट नहीं मानता, सर तो कोई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, कोई एक्सपर्ट होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ठीक है मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, पर मैं, मतलब मैं बुक्स पढ़ती हूँ एक दो, एंड उसमें मुझे लगता है अरे हम ऐसे भी तो कर सकते थे, व्हाई डिडंट दिस स्ट्राइक मी। तो ये चीजें बहुत बहुत मायने रखती हैं सर, कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस ना मुझे लगता है कि हमेशा रियल रखनी चाहिए। तो एक मैंने मेरा एक छोटा सा एक एक्रोनिम है जिसको मैं हमेशा हर किसी को बताती हूँ, एंड दैट इज रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप जब भी अपने बच्चे से बात करते हो, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को रेगुलेट करो। आपको सबसे पहले काम और कूल होना पड़ेगा। अगर आप काम और कूल नहीं हो तो आप अपने बच्चे से बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा एम्पथी से उनकी बातें सुनो, उनका एक्सपीरियंस सुनो, ताकि वो हमेशा उनको ये पता है कि कुछ भी हो तो आई हैव माई पेरेंट्स विद मी। एफ से मैं बोलती हूँ फोकस ऑन द मोमेंट। ये नहीं होना चाहिए कि आप पुरानी बात भी ले आए, जब आपका बच्चा कोई अभी आपको बात बता रहा है तो आप बोलो हाँ तूने वैसे पहले भी किया था। नो, यू हैव टू फोकस ऑन द मोमेंट। जो बात हो गई वो हो गई, तो यू हैव टू फोकस ऑन द मोमेंट। फिर एल से मैं बोलती हूँ लर्न फ्रॉम बिहेवियर। आपका बच्चे का जो बिहेवियर है वो आपको सिग्नल्स देता है कि कुछ प्रॉब्लम है। लर्न टू पिक अप दोज सिग्नल्स। और बहुत इजी होता है अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान दोगे, बहुत इजी होता है सर्टन सिग्नल्स पिकअप करना। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ मदर्स के पास तो एक इतनी तगड़ी इंट्यूशन पावर होती है ना, मदर्स इंट्यूशन, कि उनको पता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उस चीज को ना वेस्ट मत करो, ट्रस्ट योर गट फीलिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो लर्न फ्रॉम योर चाइल्ड्स बिहेवियर। फिर इनकरेज करो, कभी इनफोर्स मत करो कि नहीं तुमने ये करना ही है, नहीं। यू कैन इनकरेज कि हाँ अगर तू ऐसा करेगा तो ठीक है, बट इट्स अप टू यू, यू कैन ट्राई इट। यू ऑलवेज इनकरेज योर चाइल्ड इवन इफ द चाइल्ड फेल्स, कि मम्मा मैंने डांस किया ना आई डेंट विन अ प्राइज, अरे कुछ नहीं होता, फिर ट्राई कर ले। यू हैव टू इनकरेज। और कभी अपनी बातें इनफोर्स मत करो बच्चे पे।
तीसरी चीज मैं बोलती हूँ कनेक्ट करो, जो मैंने पहले बोला, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट डीपली विद योर, यू हैव टू डू इट। आपका बच्चा है, आप दुनिया में लाए हो, आपको उसके साथ कनेक्ट और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि आज जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो कल जाके बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बने। एंड लास्ट है मेरा टी, दैट इज टीच थ्रू मॉडलिंग। बच्चा आपके बिहेवियर को कॉपी करता है, आप जैसे हो बच्चा वैसे ही करेगा। तो अगर आप हर चीज पॉजिटिवली कर रहे हो तो बच्चे को भी पता है कि मैंने हर चीज पॉजिटिवली लेनी है, एंड हैव टू थिंक। अगर आप नेगेटिव्स पे ज्यादा फोर्स कर रहे हो, आप नो 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 नो, ऑलवेज देयर इज अ नो, ऑलवेज देयर इज, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम वैसे, तो फिर बच्चा भी वैसा ही हो। तो ये ये बहुत अच्छा आपने बताया कि ये मुझे तो ये वाला जो है दोबारा ये रिफ्लेक्ट जो है ये अच्छे से समझना पड़ेगा और इसको इम्बाइब करना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया आपने, ये लगता है कि हमारे पूरे पॉडकास्ट का जो है आपने निचोड़ डाल दिया इसमें, रिफ्लेक्ट में। तो ये वाला तो वाकई बहुत बढ़िया आपने बताया। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद दोबारा ये जो रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़ेगी कि ये रिफ्लेक्ट आपने जो बताया, क्योंकि एक एक पॉइंट जो आपने बताया वो बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं यही कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें, एज ए पेरेंट्स कुछ ना करें, सिर्फ रिफ्लेक्ट को ही अगर हम इम्बाइब कर लेते हैं तो मुझे लगता है हमारी बिल्कुल अच्छी पेरेंटिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर पेरेंटिंग अच्छी और बुरी तो मैं किसी को नहीं बोलती कि कोई बुरा पेरेंट है, हर पेरेंट अपने हिसाब से बेस्ट करता है, जैसे आपने शुरू में बोला था। अब सर जैसे आप हो, अगर मैं आज आपसे पूछती हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेरेंटिंग का, उस टाइम पे टाइम बिल्कुल अलग था, एंड मतलब उस टाइम फैमिली प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते थे, तो आपने कैसे हैंडल करी पेरेंटिंग? देखो, अगर पेरेंटिंग का अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, हालांकि मैं अपने आप को आइडियल पेरेंट मानता नहीं, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस मैं अगर शेयर करूंगा तो जो बच्चे कहते हैं, मैं आपको तो एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि मेरा हमेशा एटीट्यूड हमेशा ये रहा है कि एंकरेजिंग रहा है, कि एंकरेजिंग रहा है। वो बच्चा जो भी करता है वो एंकरेजिंग, कुछ ना कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि एक मेरी हैबिट है, घर में भी सबको मालूम है, बहुत बढ़िया। फेल हो गया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया क्या, वो घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि बहुत बढ़िया। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो मेरा बेटा जो था, मतलब कि जो है बेटा है, वो 12वीं क्लास में जो था, 12वीं क्लास में जब था तो उसके बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। बोर्ड्स में सब चाहते हैं कि सब पेरेंट्स चाहते हैं मेरे 95% नंबर आए, 100% नंबर आए, तो सब कुछ ऐसे नंबर आए। तो नंबर्स के लिए तो ये वाला चाहना है, लेकिन ये चाह मैं कहूँगा बड़ी इरेशनल जो है डिमांड है पेरेंट्स की, मैं ये मानता हूँ। तो चलो, वो तो अपने पे, मेरी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपके इतने नंबर आने हैं, ये नंबर आने हैं। तो एक तो मैंने जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 88% नंबर आए, तो बड़ा मतलब कि वो आसपास दोस्त तो है ही हैं, तो दोस्त हैं, तो मैं कैसे पापा को बताऊं कि ये 88% मार्क्स आए हैं, क्या बताऊं। तो डरते डरते उसने फोन किया, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, तो मेरे 88% आए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अरे कमाल है, 88%, इसमें तो दो जने पास हो जाएं। दैट इज सो नाइस था, ये तो बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा अरे इसमें तो दो जने पास हो जाएं, अरे बहुत बढ़िया। वो इमीडिएटली ऐसा रिलैक्स हुआ, वो आज तक मतलब कि ये ग्रोन अप, तो आज तक याद करता है कि हाँ जी पापा, मैं तो मतलब कि सारे मेरे दोस्त कहते हैं यार तेरे पापा बड़े कूल हैं। एक ये वाला एग्जाम्पल, और एक जो दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, जब वो स्कूल में था। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो मैं जाता था। तो टीचर उसकी बोल रही, ये अरे पढ़ने में बहुत अच्छा है, लिखने में सब सारा कुछ एवरीथिंग शी, मतलब कि उसने पूरा प्रेज कर दिया, ये अच्छा है, वो अच्छा है, पढ़ाई में ये वो सब अच्छा है, बस एक दिक्कत है, शरारतें बहुत करता है। तो फिर मैंने इसको आके घर पे बोला, मैंने कहा देख, तेरे नंबर जो है ना वो 10 नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जो बिहेव करना है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तेरे अगर 80 से 70 आ जाए, 60 आ जाए, 50 भी आ जाए, वो भी चलेंगे, लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, तो उसको ख्याल रखना है। तो वो जो है, तो वो प्रायोरिटी सेट हो गई कि हाँ जी, हम एजुकेशन के पीछे ना जाएं, हम ये जाएं कि वो अच्छा इंसान बनेगा तो सारी वो एजुकेशन
अच्छी हो ही गई। तो हमें ये वाला है कि डेफिनेटली हम, आपने भी जैसे शुरू में कहा कि हम संसार में लाए हैं, तो बस हमारा उतना ही रोल है। उनके अलग ग्रूमिंग है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हैं दो भाई हैं, सेम पेरेंट्स हैं, सेम स्कूल है, सेम एनवायरनमेंट है, सब कुछ सेम है, लेकिन स्टिल उनकी पर्सनैलिटीज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिल्कुल। तो डिफरेंट है, तो उस हिसाब से जो है ये वाला एक डिफिकल्ट है। अब हमारा जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर अपर्णा, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के मन में एक गिल्ट आ जाता है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पा रहा। मैं उसका एक एग्जांपल लेके आपको कहता हूँ कि जैसे बच्चे ने कहा कि पापा टीवी की जरूरत है, टीवी चाहिए। अब टीवी जब चाहिए उसमें, तो टीवी उसको अंदर से पता है कि हाँ टीवी तो होना चाहिए यार बच्चे के लिए, घर में ही टीवी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो वो कहता है नहीं नहीं, टीवी की क्या जरूरत है, टीवी ऐसा है, ये मतलब कि खराब करता है, उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स टीवी के बता दिए। तो उसमें जो है वो टीवी नहीं आया घर में। लेकिन अंदर से उसको जो है वो गिल्ट आ रहा है कि यार मैं बच्चे के लिए टीवी नहीं ला पा रहा। हालांकि फायदे भी हैं, मतलब कि मैंने तो उसको नुकसान की जो कि मैंने, तो वो जो गिल्ट आ जाता है, तो उस गिल्ट को जो है वो कैसे दूर करें पेरेंट्स, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डाली डॉक्टर पढ़ना। सर, ये जो गिल्ट है ना, ये बहुत बहुत बेकार चीज होती है। मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ही गिल्ट में रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, आपको हमेशा किसी ना किसी चीज की गिल्ट हमेशा रहेगी। तो मुझे इसमें ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, कि तूने टीवी क्यों देखना है, जैसे सपोज आपने एग्जांपल दिया था टीवी का, तो मैं ऐसे कि तूने टीवी क्यों देखना है, तूने ये क्यों करना है। आप ओपनली बच्चे से बात कर सकते हो इस चीज के बारे में, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, कि अभी अभी फील कि टीवी इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, क्योंकि बहुत स्क्रीन टाइम हो जाएगा, एंड वी फियर कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। आप अगर ओपनली कम्युनिकेट करोगे बच्चे से, तो मुझे लगता है कि बच्चा फिर अपने आप अपनी बाउंड्री सेट करेगा कि नहीं मम्मा, मैं सिर्फ 1 आवर टीवी देखूंगा और फिर मैं पढ़ लूंगा। तो देन यू कैन टेक इट एज अ वर्ड ऑफ द चाइल्ड, एंड बच्चा अगर अपनी मर्जी से करेगा, तो वो आप ये चीज लेके लेके चलो कि वो फॉलो भी करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये लगता है कि आप मतलब जैसे ये होता है ना कि मटेरियल चीज है टीवी, अब बच्चे ने मांगी, और सिर्फ ये चीज नहीं कि बच्चा टीवी मांग रहा है, बच्चे गैजेट्स भी मांगते हैं, बच्चे बहुत सारे टॉयज होते हैं जो मांगते हैं। बट एज अ पेरेंट आपको बच्चे को ये समझाना है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट करंटली। एंड अगर फिर भी बच्चा जिद करे कि उसको चाहिए, तो आई फील कि अगर उसके किसी फ्रेंड के पास है, तो यू कैन अरेंज प्ले डेट विद द चाइल्ड, कि आप उसके साथ जाके खेल ले, उसके घर में तो है, एंड लाइक आप उसके पेरेंट्स से बात कर लो। ऑल्दो ये चीज आजकल बहुत कम होती है, बट स्टिल आई फील कि अगर आप बात करोगे, तो क्योंकि हर बच्चे को फ्रेंड्स तो चाहिए खेलने के लिए, बच्चा एक टॉय से कब तक अकेले खेले। तो अगर आप बात करोगे, तो मे बी उस चीज से भी फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, कि अगर आप बच्चे को आउटडोर चीजों के बारे में बताओगे, यू इनकरेज द आउटडोर प्ले, आउटडोर सेटिंग ऑफ फॉर द चाइल्ड, कि तू बाहर जा, तू साइकिल चला, तू ये कर, तू वो कर, एंड आप थोड़ा सा बच्चे के साथ शुरू में 1-2 दिन इन्वॉल्व रहोगे, तो बच्चा अपने आप, बच्चे को लगेगा कि यार मैं क्या घर में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, मुझे तो बाहर निकलना चाहिए, बाहर दुनिया अलग है। उसके फ्रेंड्स बनेंगे, वो ज्यादा सोशल होएगा, वो लोगों से, नए लोगों से मिलेगा, बात करेगा, एंड थिंग्स बहुत अलग हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि गिल्ट तो पेरेंट कभी नहीं रखे, नेवर। गिल्ट आपको रखनी ही नहीं है एज अ पेरेंट। आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, आप इंसान हो। इस चीज को आप हमेशा याद रखो कि आप इंसान हो। गिल्ट आएगी, बट एज अ पेरेंट आपको ये चीज देखना है कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, मटेरियल चीज ज्यादा जरूरी है कि इमोशनल कनेक्ट ज्यादा जरूरी है, उसके लिए एक्सपीरियंसेस ज्यादा जरूरी है कि मटेरियल चीज ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड चीज, कि आप उससे किस लेवल पे, जैसे वो होता है कि आप किस लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो अपने बच्चे से। बच्चा आपकी हर बात समझता है, बच्चा
इस चीज में बच्चे, मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो आपकी बातें समझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मम्मी, वो शुरू में रोएंगे, धोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बट आफ्टर 3-4 days दे विल रियलाइज, जब आप उनको और एक्टिविटीज में इंग्रोस करोगे कि बाहर चल, ये कर, वो कर, तो उसको लगेगा यार मैं क्यों टीवी के लिए रो रहा था, दिस इज मच बेटर फॉर मी। तो ये चीज है कि गिल्ट आएगा, पर उसको अपने दिमाग पे हावी मत हो। आप गलतियां करोगे, दैट इज नॉर्मल। आपको बहुत देखना है खूब, बहुत अपने बच्चे को कैसे और चीजों में involve करना है। वंडरफुल, ये चीज मुझे वंडरफुल। लगता तो डॉक्टर अपर्णा, जैसे समय वो है, घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, तो अब हमारे पास समय भी समाप्त होने को है। हम ये वाला जो है लास्ट मिनट, आप जो है कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? है। सर मैसेज मैंने पहले भी दिया था, रिफ्लेक्ट, ऑलवेज रिफ्लेक्ट। मैं फिर बता देती हूँ, यस, वो आगे के लिए। ऑलवेज हाँ, रिफ्लेक्ट। चलिए, 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 आर इज बहुत खूब। रेगुलेट योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे तो ये मैसेज मिल ही गया, आपको रिफ्लेक्ट अपने, वाला। हाँ, बिल्कुल, सब हमेशा अपने आप को रिफ्लेक्ट करो। और एक और चीज जो मैं हमेशा मानती हूँ, किस, ऑलवेज किस योर चाइल्ड, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना बड़ा बड़ा ग्रेट। बातें करोगे, बच्चा उतना बोर हो जाएगा, तुम्हारी बातें समझेगा नहीं। यूज, ऑलवेज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि बच्चे को भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए, बस। बहुत खूब, बहुत खूब। तो डॉक्टर अपर्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने का। और मैं तो ये ऑडियंस से ये कहूंगा कि ये वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन जो हमने जो है स्टार्ट किया है, तो वो उसमें जो है, उसमें फॉर्मेट में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसा था कि जैसे पहले एपिसोड में अगर आपने देखा हो, तो ऐसा होगा कि था कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ और हमारे गेस्ट जो हैं वो पूरे जवाब दे रहे हैं। तो इस एपिसोड में हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को थोड़ा बदलाव किया है, कि एक इंटरैक्टिव स्टाइल जो है हमने किया है। तो मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आपको पहले वाला मॉडल ज्यादा अच्छा लगा, या ये वाला मॉडल अच्छा लगा, कि जिसमें हम जो है इंटरैक्टिव स्टाइल्स है, जो जिसमें हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अपने अपने व्यूज भी साथ में रख रहे हैं, तो ये वाला मॉडल ठीक रहा? तो इसको आप जो है दैट फिल्मी प्रोफेसर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे और ऑडियंस को हेल्प कीजिए कि वो भी जो है इस पॉडकास्ट में जो अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, तो उसका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं। और आज जो है हम तहे दिल से जो धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अपर्णा का, कि जो एक बिजी डॉक्टर होते हुए, बिजी डॉक्टर एक चीज होना, फिर एक है कि जो उनकी क्वालिफिकेशन जो एज ए पेरेंटिंग कोच है, और फिर उनके अपने बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन सबके बावजूद भी उन्होंने जो है हमारे लिए इस एपिसोड के लिए, पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से बहुत यानी कि हजारों, मैं तो कहूंगा लाखों लोगों को जो है इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति भी इससे बेनिफिटेड होता है, तो हमारा पर्पस जो है इस पॉडकास्ट का, वो कंप्लीट हो जाता है। जो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि एक पर्सन भी अगर इम्पैक्ट फील करता है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। और हमारी उम्मीद यही है कि ऐसे ही वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस शो के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये वाले कई हम स्टार्स को अपने जो है उनको हम सुनते हैं, लेकिन जो है वो अनसुनी कहानियां जो हैं, जैसे आज आपको जो है डॉक्टर अपर्णा ने इतनी जानकारी दी, तो ये वाली जानकारी भी जो है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए आप बने रहिए। और डॉक्टर अपर्णा, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, आप लोग, आपने मेरे को मतलब ऐसा चांस दिया कि मैं आपके शो में आ पाई और अपने व्यूज रख पाई। मैं आपके साथ अपना बारकोड शेयर कर दूंगी, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि लोग उसे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं बहुत सारे वेब सेशंस लेती हूँ, ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। एंड लोगों को मतलब कोई भी क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग, तो हम 1-to-1 भी कनेक्ट करती हूँ मैं लोगों से। तो इट वुड बी वेरी नाइस इफ पीपल कनेक्ट टू मी थ्रू दैट, एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू सर सो मच कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आने का चांस दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।